साम्यवाद का प्रतिफल है। आज मैं इस शोध प्रबंध को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक रामायण एवं महाभारत पर आधारित नाटकों में स्त्री विमर्श एक समीक्षात्मक अध्ययन है। इस धरा पर अनेक प्राणी निवास करते हैं। उन सभी में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को माना जाता है। मनुष्य का समाज और उसका गठन इस धरा को जीवंत बनाता है। मनुष्य और समाज दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। समाज में जीवन जीते हुए मनुष्य से सत्यनिष्ठ और श्रेष्ठ बनने की अपेक्षा की जाती है और समाज से अपेक्षा की जाती है कि वह आवश्यक एवं मूलभूत सुविधा एवं अवसर प्रत्येक मनुष्य को उपलब्ध कराए। अपना सर्वांगीण विकास करना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, तो मानवीय गुणों और मूल्यों को बनाए रखना उसका नैतिक दायित्व। उच्च चारित्रिक जीवन और महान गुणों के कारण ही समाज के सामने आदर्श चरित्र का मानक स्थापित होता है और कहा जाता है कि अपने चरित्र का अनुसरण करो या वैसा बनने का प्रयास करो। आवश्यक भी है, क्योंकि ऐसे प्रयास और आचरण समाज के विघटन को रोकते हैं। इस मनुष्य समाज के मूल रूप से दो घटक हैं, पुरुष और स्त्री। शारीरिक और मानसिक रूप से मनुष्य होने के सभी आवश्यक तत्व एवं गुण होने के पश्चात भी दोनों पर्याप्त रूप से भिन्न हैं। इतने भिन्न कि उनकी लैंगिक असमानताओं को विलोम शब्दों की भांति परस्पर विरोधी समझ लिया जाता है। जहां पुरुष को शक्ति का वाहक तो स्त्री को हीनता के समूह का वाहक समझा जाता है। इससे निकलने के, ऊपर उठने के अनेक प्रयास हुए हैं, परंतु पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इसका कारण है स्त्री। यह शब्द सुनते ही मस्तिष्क में एक शर्मीली और रूपवती स्त्री की छवि बन जाती है, जो एक गुणी पत्नी है, आज्ञाकारी पुत्री है और आदर्शमयी एवं स्नेहशील माता है। यद्यपि प्राचीन काल से ही इस छवि के साथ आत्मविश्वास और शक्ति से परिपूर्ण स्त्री ने समाज को अतुलनीय योगदान और उच्च चरित्र का आदर्श दिया है, परंतु मूल छवि अपने स्थान पर निरंतरता से स्थापित है। इस छवि को महिमा मंडित करने के लिए उच्च गुणों के मानक उसके सामने स्थापित किए जाते हैं और गुणों से सम्मिलित स्त्री को संपूर्ण नारी का विशेषण दिया जाता है। प्रत्येक समाज एक बालिका को उस विशेष ढांचे में ढालने की प्रक्रिया उसके बालिकाल से ही प्रारंभ कर देता है और यह प्रक्रिया उसके संपूर्ण जीवन चलती रहती है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म और सर्वमान्य है कि समाज को यह पता ही नहीं चलता कि वह किस प्रकार एक बालिका से, एक स्त्री से उसके व्यक्तिगत अधिकार भी छीन रहा है। स्त्री स्वातंत्र्यम नाहरति का उद्घोष कुछ इसी प्रकार का है, जहां मूलभूत अधिकार के पीछे छल और वंचना अधिक है। जो समाज रक्षक है, कहीं ना कहीं वह रक्षक भी है। यह जानकर स्त्री को मूलभूत अधिकार दिया गया है कि उसकी रक्षा का मूलभूत दायित्व उसके परिवार पर ही है। बस यह एक प्रारंभ होता है स्त्री को एक भारयुक्त दायित्व मानने का, जो पुरुष को सर्वथा अनावश्यक तो प्रतीत होता है, परंतु उससे मुक्त नहीं हो सकता। इसके बाद स्नेह और सुरक्षा के नाम पर उससे उसके अन्य सभी व्यक्तिगत अधिकार छीन लिए जाते हैं और यह अपेक्षा की जाती है कि वह पुरुष किंबा समाज कुछ मुट्ठीभर लोगों के निर्देशों का पालन करेगी। कहने वाले विद्वजन कुछ स्त्रियों का नामोल्लेख कर कहते रहे हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियों को समाज में गौरवपूर्ण स्थान था और उन्हें समस्त अधिकार प्राप्त थे। इतिहास के गौरव मात्र को अपना अहंकार बनाने वाले गौरवशाली महान पुरुष पितृसत्ता के व्यामोह में संकलित होकर स्त्री शोषण की प्राचीनता से मुख मोड़ लेना चाहते हैं। बड़े शोषण बड़ी बड़ी घटनाओं के जन्मदाता है, जिसका आधार
कहीं ना कहीं छोटे छोटे शोषण से उपजा भय है। समाज में स्त्री का एक निश्चित सांचे में संपूर्ण गठन मात्र समाज किंबा पुरुष के लाभ के लिए है, ताकि पितृसत्तात्मक समाज और उसकी स्वच्छंदता निर्बाध चलती रहे। जन्म से ही स्त्री को इतना भयभीत कर दिया जाता है कि वह स्वयं अपनी स्वतंत्रता के विषय में कभी सोच नहीं पाती। उसके सपने दहेज में ही दम तोड़ देते हैं। यहाँ यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि यह स्वतंत्रता पुरुष से स्वतंत्रता नहीं है, जैसा कि वर्तमान में समस्त स्त्रीवादी विचारों को यह निरस्त या अपास्त कर दिया जाता है कि इस प्रकार के विचार समाज में कुछ चंचलता अथवा विषमता को बढ़ाने वाले हैं, किंबा पुरुष विरोधी है, अतः मान्य नहीं है, वरन यह कार्य पुरुष प्राचीन काल से करता आया है। अपनी स्वच्छंदता और विकारों को जब वह स्वतंत्रता मानता है, तो कैसे वह स्त्री की स्वतंत्रता की मांग को समझ सकता है। छोटे छोटे आचरण जैसे हंसना, मुस्कुराना, खुश होना, जोर से बोलना आदि भी स्त्री के अवगुण माने जाते हैं। क्या ये पुरुष के भी अवगुण है? अपने अधिकार के लिए लड़ना तो दूर की पौड़ी है। यद्यपि स्त्रियां इस सांचे में बखूबी ढल भी जाती हैं और अन्य स्त्रियों की स्वतंत्रता में बाधक बनती हैं। साथ ही इस स्थिति को तोड़ने वाली स्त्रियों के विरुद्ध पितृसत्ता के शोषण को मजबूत भी करती है, परंतु स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थों को तिलांजलि को दे ही दी जाती है। अस्तु प्राचीन काल से ही चलने वाली इस प्रक्रिया में समय समय पर भारतवर्ष में उबाल आता रहा है और अनेक कथाएं निर्मित होती रही हैं। भारतवर्ष में प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राप्त स्त्री चरित्रों की संगठना, विचार और कथानक के आधार पर कहा जा सकता है कि कथा के केंद्र में स्त्री होती तो है, किंतु चरित्र चित्रण में प्रमुखता पुरुष नायक को ही दी गई है। इसके कारण के रूप में कवि का पुरुष होना माना गया है, किंतु प्रश्न यह उठता है कि कभी कोई पुरुष ही क्यों था? क्या किसी स्त्री में श्रेष्ठ काव्य रचना की प्रतिभा और शक्ति नहीं थी, अथवा स्त्री को स्त्री के स्त्रीत्व को निर्धारित करने, कल्पित करने का अधिकार ही नहीं रहा? ऐसे कुछ गलत प्रश्न उठने स्वाभाविक है। साथ ही उन कवियों ने काव्य में अपनी कल्पनाशीलता से स्त्री का कैसा व्यक्तित्व या चरित्र निर्मित किया, तथा जो होना चाहिए वह चाहिए और होने के महीन अंतर को स्पष्ट करने में कितना सक्षम रहा, अथवा होना चाहिए इतना अधिक प्रभावशाली हो गया है कि तात्कालिक रूप से ही नहीं, सदियों तक स्त्री के चरित्र ने एक विशिष्ट आकार ले लिया। स्त्री जो है से आगे बढ़कर होना चाहिए के गुणों के भार से खींची गई है। इन्हीं सभी प्रश्नों, प्रति प्रश्नों, उनके उत्तर और प्रत्युत्तरों का विमर्श वर्तमान में स्त्री करना चाहती है। वह स्वयं को खोजना चाहती है। कहा जाता है कि प्राचीन का मंथन अर्वाचीन का जन्मदाता और मार्गदर्शक होता है। शोध का तो आधार भी यही होता है। अतः उस बंधन को विस्तार देने के लिए संस्कृत साहित्य के प्रमुख प्राचीन नाटकों को आधार भूमि बनाया गया है, तथा उनमें भी रामायण और महाभारत पर आधारित नाटकों को लिया गया है। यह नवीन आयामों की प्राप्ति में सरलता एवं स्पष्टता के साथ समीक्षा करने में सहयोगी रहेगा। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि मेरे शोध प्रबंध का शीर्षक रामायण एवं महाभारत पर आधारित नाटकों में स्त्री विमर्श एक समीक्षात्मक अध्ययन है। इस शोध प्रबंध को मैंने 7 अध्याय में विभाजित किया है। प्रथम अध्याय विषय प्रवेश है। इसमें सर्वप्रथम वाल्मीकि प्रणीत रामायण का परिचय देते हुए रामायण को आधार बनाकर रचित नाटकों का परिचय दिया गया है, जो कि प्रस्तुत शोध का आधार है। नाटकों के परिचय के साथ नाटककार
नारायण कुंदमाला प्रसन्न राघव लिखी है। इन्होंने ईसा पूर्व चतुर्थ शती से प्रारंभ कर 13वीं शताब्दी तक नाटकों का प्रणयन किया है। अध्याय के अगले बिंदु में वेदव्यास प्रणीत महाभारत का संक्षिप्त परिचय दिया गया है और उसके पश्चात महाभारत पर आधारित नाटकों का परिचय एवं नाटककारों के व्यक्तित्वगत व्यक्तित्व का विवेचन किया गया है। महाभारत पर आधारित नाटक भी हास्य से प्रारंभ में माने जाते हैं, जिसमें भूतवाद, कर्णपात, भूत घटोत्कच, उरुभंग, मध्यम व्यायोग एवं पंचरात्र हैं। इसके पश्चात कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम, भट्टनारायण प्रणीत वेणी संहार, राजशेखर प्रणीत बाल भारत नाटक लिखा गया। इस प्रकार प्रस्तुत शोध प्रबंध का आधार चतुर्थ शती ईसा पूर्व से प्रारंभ कर 10वीं शती के पूर्वार्ध तक लिखे गए नाटक हैं। अध्याय के अगले बिंदु में संस्कृत नाटक की विशेषताओं का विवेचन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम नाटक की परिभाषा बताते हुए रूपक के भेदों पर प्रकाश डाला गया है। इसके पश्चात संस्कृत नाटक की कथा वस्तु को अध्यय नाटकों की कथा वस्तु द्वारा स्पष्ट किया गया है। संस्कृत नाटक का द्वितीय तत्व नायक है। नायक के 4 प्रकारों का वर्णन करते हुए प्रस्तुत शोध प्रबंध के नाटकों के नायक राम, दुष्यंत, भीम आदि की विशेषताओं के द्वारा नाटकों के नायकों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। नायक के साथ नायिका प्रसंग में नायिका की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। अध्याय में आगे पताका नायक एवं प्रतिनायक को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। नाटक की अगली विशेषताओं में पात्र संख्या, भाषा, आदर्शवादिता, सुखांतता आदि का वर्णन किया गया है। अंत में संस्कृत नाटक के तृतीय तत्व रस का विवेचन किया गया है। अध्याय का अगला बिंदु स्त्री विमर्श का अर्थ एवं परिभाषा है, जिसमें स्त्री तथा विमर्श शब्द की विवेचना करते हुए उसे विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। अध्याय के अंतिम बिंदु विषय का महत्व एवं उपयोगिता में वैदिक काल, स्मृति काल, रामायण काल एवं महाभारत काल में स्त्रियों के महत्व का विवेचन किया गया है। तत्पश्चात शोध के विषय को चुनने के कारण को स्पष्ट करते हुए इस अध्याय में बताया गया है कि प्राचीन समय में स्त्रियों का महत्व होने के बाद भी आधुनिक समय में पुरुष पात्रों पर ही लेखकों का ध्यान गया है। वेदों में भी विषयों के नाम, उनकी ऋचाएं, देवताओं का स्वरूप ही प्रमुख रहे हैं। ऋषिकाओं एवं देवियों पर लेखकों और आलोचकों का ध्यान बहुत कम गया है। नाटकों और नाटिकाओं के अध्ययन से यह तथ्य उभर कर आता है कि नायक की अपेक्षा नायिका एक कम महत्व के पात्र के रूप में अवतरित हुई है। काव्यों, नाटकों, दर्शन ग्रंथों एवं नाटिकाओं आदि संस्कृत के समस्त अंगों का प्रभुत अध्ययन हुआ है, परंतु ऐसा उल्लेखनीय शोध प्रबंध अभी तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ है जिसमें महाभारत एवं रामायण कालीन स्त्री पात्रों का मूल्यांकन किया गया हो। अतः प्रस्तुत शोध कार्य के माध्यम से प्राचीन काल में स्त्री जीवन की कठिनाइयों, ज्ञान और चरित्र की श्रेष्ठता, ओजस्विता एवं सामंजस्य की भावना से युक्त स्त्री के व्यवहारगत परिवर्तनों का अध्ययन करके श्रेष्ठता की कसौटी पर मूल्यांकन कर उनकी विशेषताओं को आधुनिक समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना है। अतः द्रौपदी, शकुंतला, हिडिंबा, गांधारी, ब्राह्मणी, सीता आदि सभी स्त्री पात्रों के गुणों द्वारा आगामी पीढ़ी को प्रेरणा देने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध प्रबंध का द्वितीय अध्याय अध्ययन नाटकों की कथा वस्तु, उपजीव्य से भिन्नता एवं युगीन प्रभाव है। इस अध्याय में सर्वप्रथम रामायण पर आधारित नाटकों की कथा वस्तु का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तत्पश्चात महाभारत पर आधारित नाटकों की कथा वस्तु का परिचय दिया गया है। अध्याय का द्वितीय बिंदु अध्ययन नाटकों की उपजीव्य से भिन्नता है।
इसमें 18 नाटक अपने उपजीवित रामायण एवं महाभारत से किस प्रकार भिन्न है, इसका वर्णन किया गया है। अध्याय का अगला बिंदु अध्यय नाटक एवं युगी प्रभाव है। इसमें रामायण एवं महाभारत कालीन युग पर जो प्रभाव पड़ा तथा नाटककार ने अपने नाटकों को जिस रूप में लिखा उसी का वर्णन किया गया है। शोध प्रबंध का तृतीय अध्याय अध्यय नाटकों में स्त्री पात्र एवं उनका चारित्रिक मूल्यांकन है। अध्यय नाटकों में विविध नारी पात्र हैं जिनकी चारित्रिक विविधताएं लिए हुए हैं। इन स्त्रियों के चरित्र की विशेषताएं आधुनिक नारी का पथ प्रदर्शन कर सकती हैं। अतः अध्याय में सर्वप्रथम रामायण पर आधारित नाटकों की नारी पात्रों का चित्रण किया गया है। इनमें सीता, मंदोदरी, कैकेयी, कौशल्या, वासंती, अरुंधति, प्रजटा आदि नारियां हैं। अध्याय के द्वितीय बिंदु में महाभारत पर आधारित नाटकों की प्रमुख स्त्री पात्रों का चरित्र चित्रण है, जिसमें द्रौपदी, भानुमति, हिडिंबा, ब्राह्मणी, शकुंतला, गौतमी, अनसुईया आदि पात्रों का चित्रण किया गया है। चतुर्थ अध्याय अध्यय नाटकों की समाज व्यवस्था का सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अध्ययन है, जिसमें नाटककालीन समाज व्यवस्था का सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से अध्ययन किया गया है। शोध प्रबंध का पंचम अध्याय अध्यय नाटकों में स्त्री संबंधी अधिकार एवं कर्तव्य है। तत्कालीन समाज में जो स्त्रियों को मूल अधिकार प्राप्त थे उन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। साथ ही तत्कालीन समाज में स्त्री के कर्तव्य क्या थे और स्त्री कैसे अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से पूर्ण करती थी, इन सभी तथ्यों को तत्कालीन स्त्री के कर्तव्य शीर्षक में विवेचित किया गया है। षष्ठम अध्याय अध्यय नाटकों की स्त्री का समाज को प्रदेश, स्त्री के मानसिक संवेग एवं अध्यय नाटकों में प्रेरणादायक तत्व है। इस अध्याय के प्रथम बिंदु स्त्री का समाज को प्रदेश शीर्षक में एक स्त्री समाज में रहती हुई पत्नी, माँ, प्रेमिका, सखी, सास, ननद जैसे अनेक रिश्तों का निर्वहन करती हुई समाज को जो प्रदान करती है उसी का इस अध्याय में चित्रण दिया गया है। अध्याय के अगले शीर्षक स्त्रियों के मानसिक संवेग में नाटककालीन स्त्रियों में निहित संवेगों, भय, क्रोध, स्नेह, दुख, सुख, लज्जा, कौतूहल, शंका, संभ्रम, घृणा आदि का विवेचन किया गया है। अध्याय का अगला शीर्षक अध्यय नाटकों में प्रेरणादायक तत्व है। इन नाटकों के अध्ययन से मानव जाति को जो प्रेरणा मिलती है उसका इस बिंदु में वर्णन किया गया है। शोध प्रबंध का सप्तम अध्याय अध्यय नाटकों में सूक्ति वचन एवं संवाद योजना है। इस अध्याय में स्त्रियों से संबंधित विचारों एवं भावनाओं को प्रकट करने वाली प्रमुख सूक्तियों एवं संवादों का विवेचन किया गया है। अध्याय के पश्चात शोध प्रबंध के अंतिम भाग में उपसंहार दिया गया है। इसमें सभी अध्यायों के निष्कर्ष को सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य को पूर्ण करने में सहायक रहे विभिन्न स्रोतों को संदर्भ सूची के माध्यम से साझा किया गया है। यह प्रयास स्त्री विमर्श को वर्तमान संदर्भ में नए आयाम देने में सक्षम रहेगा, यह मेरी सुदृढ़ मति है। आपने मेरे इस प्रेजेंटेशन को इतने ध्यान व धैर्य से सुना और यहाँ आकर अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।